बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब तक आता है तब तक वक्त निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है 7 अगस्त 2020 और शुक्रवार, और हम आपको सुना रहे हैं एपिसोड नंबर 90। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। मैं शुरुआत करता हूँ कुछ अपडेट से, उसके बाद कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ कविताएं और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। अपडेट कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस 56,282 हुए हैं। अब तक 19,64,536 केसेस भारतवर्ष में हो चुके हैं। 40,699 डेथ हुई हैं और पिछले 24 घंटे में 904 डेथ हुई हैं। दोस्तों आगे मैं खबरें बताता हूं आपको। सुशांत सिंह राजपूत SSR की तरह ही एक और एक्टर है जिसका नाम है समीर शर्मा। उसने भी कल अपने को फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। उसने जो है गले में फांसी लगाई है, पंखे से लटक कर आत्महत्या की है, लेकिन स्टिल पुलिस सर्च कर रही है कि आत्महत्या है या कोई दूसरा मामला है। ये भी एक एक्टर था और मलाड में रहता था। दोस्तों CBI ने FIR लॉन्च कर ली है रिया के अगेंस्ट में, और उसके अलावा टोटल 6 लोग हैं जिनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च की है कल। और उसमें उन्होंने जो नाम बताया है, जो 6 लोग हैं उनके नाम है रिया चक्रवर्ती, रिया के ब्रदर शौविक चक्रवर्ती, फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, रिया के एसोसिएट सुशांत सिंह राजपूत के घर के मैनेजर जो थे सैमुअल मिरांडा, और श्रुति मोदी। यानी कि 6 लोगों के अगेंस्ट में CBI ने FIR लॉन्च की है। उसके अलावा जो इसको इंचार्ज हैं वो हैं मनोज शशिधर, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं गुजरात कैडर के, और CBI में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर हैं, और वो इस SIT कमेटी को हेड करेंगे। दोस्तों GC मुर्मू जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गुजरात जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और उनकी जगह मनोज सिन्हा को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। दोस्तों फ़ोन कॉल्स के भी रिकॉर्ड मालूम चल चुके हैं जो रिया और सुशांत के बीच हुए थे, SSR के बीच हुए थे। कहा जाता है कि 8 से 14 जून के बीच में जो फ़ोन हुए थे उन फ़ोन रिकॉर्ड से मालूम चला है कि इसमें 8 से 14 जुलाई, माफ़ कीजिएगा जून नहीं, 8 से 14 जुलाई के बीच में जो फ़ोन कॉल्स हुए थे उसमें ये मालूम चला है कि रिया ने SSR के जो फ़ोन थे उसको ब्लॉक कर दिया था, यानी कि उसके मोबाइल के नंबर को ब्लॉक कर दिया था, जिससे कि काफ़ी कोशिश की SSR ने, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ फैक्ट्स, जो 7 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें दिशा और सुशांत को लेकर बात हुई है। तो ये दिनांक जो है 14 जून है और 14 जुलाई नहीं है। मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ, 8 से 14 जून। दोस्तों जो 7 फैक्ट्स हैं, 7 बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि दिशा और सुशांत को लेकर हैं उनकी मौत के बारे में, वो कुछ इस प्रकार हैं कि दिशा सेलियन की जो मौत हुई थी वो 9 जून को हुई थी 2 बजे सुबह, और इसमें पूछा ये जा सकता है कि पोस्टमार्टम 11 जून को क्यों किया गया, यानी कि 9 जून को डेथ हुई है और 11 जून को पोस्टमार्टम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिशा सेलियन के जो वेजाइनल स्वैब्स हैं उनको लेके गया था, उनका सैंपल लिया गया था, लेकिन उस वेजाइनल स्वैब के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या या रिजल्ट्स क्या आए हैं वो नहीं बताए गए हैं। दूसरा दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम सनडाउन यानी कि सूरज छुपने के बाद किया गया था 14 जून को, जिस दिन वो मरा था, यानी कि सेम डे ही उन्होंने पोस्टमार्टम भी कर दिया। क्या इस पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट से अथॉरिटी ली थी, क्या ऑथराइज किया गया था कि सनडाउन के बाद हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि जिस समय पोस्टमार्टम हुआ था उस समय SSR की फैमिली के लोग क्या वहाँ पे प्रेजेंट थे पोस्टमार्टम के समय या नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि दोस्तों सुशांत सिंह के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ये कुछ इंजरी के निशान थे वहाँ पे लिगेचर मार्क्स से। तो वाई डज इट से
नो इंजरीज, जब वो बताया गया है कि लिगेचर मार्क्स थे, तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि इंजरी नहीं हुई थी, यानी कि यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि इन केस ऑफ एनी अननेचुरल डेथ लाइक सुशांत, द ऑटोप्सी यूजुअली टेक्स 2 to 3 आवर्स, यानी कि 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो आपने ऑटोप्सी जो है 2 से 3 घंटे की जगह आपने 90 मिनट में कैसे कंप्लीट कर ली, यानी कि 1.5 घंटे में कैसे ऑटोप्सी हो सकती है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क हैं जिन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आपको लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, आपका प्रिय मुंबईचा मानुस। और आज दिनांक 7 अगस्त है और मैं आपको ये प्रोग्राम लेकर आया हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अपने अहम से। दोस्तों कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और आत्मा की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों अब मैं सुनाता हूं एक छोटा सा किस्सा आपको, और मुझे उम्मीद है कि यह किस्सा आपको बहुत पसंद आएगा। और इस किस्से का शीर्षक है 2 कीमती हीरे। दोस्तों एक सौदागर को बाजार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊंट दिखाई दिया। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में सौदागर ऊंट खरीदकर अपने घर पर ले आया। घर पहुंचकर सौदागर ने अपने नौकर को कहा कि ऊंट का कजावा यानी कि उसकी काठी जो है उसको निकाल दो। अब कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसमें कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर जोर से चिल्लाया, मालिक आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखा इसके साथ मुफ्त में क्या आया है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे तो जो चमका रहे थे, बहुत चमक रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी टिमटिमा रहे थे। सौदागर बोला, मैंने ऊंट खरीदा है ना कि हीरे, मुझे उसे फौरन वापस करना चाहिए। नौकर मन में ही सोच रहा था, मेरा मालिक कितना बेवकूफ है। वो बोला, मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक नहीं सुनी और फौरन बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था। बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने कजावे के नीचे छुपा के रख दिए थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की कोई जरूरत नहीं है। जितना सौदागर बना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा कि असलियत में जब मैंने थैली वापस निकालने का फैसला किया तो मैंने पहले से ही 2 सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया और उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फौरन खाली कर दिया। पर यह क्या था? वो बड़ी पशोश पेश में था कि मेरे सारे हीरे तो सही हैं, तो सबसे कीमती 2 कौन से हीरे थे जो आपने रख लिए हैं? सौदागर मुस्कुराया और उसने बोला, मेरे 2 कीमती हीरे मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी थी। हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम में से किस किस के पास ये 2 कीमती हीरे हैं। जिन जिन के पास ये 2 हीरे हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो कैसे लगा आपको ये वाकयात, आप मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब हम अपनी सभा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर में विश्वास हो
और खुद में आत्मविश्वास, तो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। वो पूछते हैं, क्या वास्तव में राम सेतु है? अरे पगले, सच तो यह है कि वास्तव में राम सेतु है, यानी कि राम सेतु है। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। दोस्तों, कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबईचा मानुस। और अब मैं इस सभा को और आगे बढ़ाता हूँ, और मेरी सभा में जैसे हमेशा होता है कि हम अपने ब्रॉडकास्ट में एक कहानी अंत में जरूर सुनाते हैं, और अब मैं सुनाता हूँ आपको अपनी इस सभा का आखिरी पड़ाव, जो कि इस कहानी पर आकर खत्म हो। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी का शीर्षक है बाप का आशीर्वाद और उस आशीर्वाद की परीक्षा। ये गुजरात के खंभात में एक व्यापारी के बारे में कहानी में सुना रहा हूं आपको। एक सच्ची कथा है। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं तुम्हें विरासत में दे रहा हूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे, और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया, और धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली और व्यापार बढ़ने लगा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया और कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए, और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह के बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वो स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूं। इस प्रकार वह बराबर अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही बाप का आशीर्वाद रख दिया। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता था। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वो विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे बहुत लाभ ही लाभ होता है, क्यों ना एक बार नुकसान का भी अनुभव कर लूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। दोस्तों, जंजीबार लौंग का देश है, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा लौंग पैदा होती है अफ्रीका में। वहां से लौंग भारत में आती हैं और यहां 10-12 गुना भाव पे बिकती है। भारत में खरीदकर जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने से
दिख रहा था। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा और देखता हूं कि पिता के आशीर्वाद उसमें कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरा और उसने लंबे रेतीले रास्ते पर जाके देखा तो वहां पर कई सारे व्यापारी घूम रहे थे। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। तो उसने किसी से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ के सुल्तान हैं। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। तो उसने कहा, मैं भारत के गुजरात में खंबात का व्यापारी हूं और यहां पर व्यापार करने आया हूं। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छल्लियां हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्व सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्या कर रहे हैं और लेकर ये कहां जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहां कहीं निकलकर गिर पड़ी। अब रेत में अंगूठी कहां गिरी पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैंने इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूं और यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी तो बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास हैं, पर वो अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो। धर्मपाल ने कहा, लौंग। लौंग? सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है सेठ, यहां लौंग बेचने आए हो? यहां पे तो लौंग खरीदने आते हैं लोग। किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वे कोई आपका दुश्मन होगा। यहां तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाती है। यहां लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा कि मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते थे, परंतु उन्होंने धन नहीं कमाया। धर्मपाल ने यह भी कहा कि मुझे यह देखना है कि यहां भी मुनाफा होता है या नहीं, क्योंकि मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया है उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद यहां भी फलते हैं या नहीं। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। और ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। पर यह क्या? धर्मपाल और सुल्तान दोनों को आश्चर्य हो गया। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी और यह वही सुल्तान की खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। धर्मपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा के लिए अच्छी तरह से उसकी पालन करो, प्रजा को सुखी रखो और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूं और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि इससे पिता का जो आशीर्वाद होता है
वो दुनिया की कोई भी ताकत कहीं भी आपको पराजित नहीं कर सकती है अगर आपके पास अपने पिता का आशीर्वाद है। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के दो महान ज्योतिष हैं। बस इनका सम्मान करो तो तुमको भगवान के पास भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे माता पिता को नमन जिन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अब मैं अपनी सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले कहता हूं कि खिलौनों की दुकान पर रौनक कम हो गई। लोग अब दिल को ही खिलौना समझने खेलने लगे हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करता है, और कल आपसे फिर एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ, कुछ कही कुछ अनसही कही बातों के साथ में। और तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ शब्बा खैर, और आपको बोलता हूँ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत और जय भारत।